नमस्कार दोस्तों। देखिए, राजस्थान के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हमारी जो चर्चा चल रही थी, वो चर्चा चल रही थी किसान आंदोलनों पर। और इस चर्चा को हमने हालांकि पिछले वीडियो में किसान आंदोलनों को बीकानेर किसान आंदोलनों के साथ में ही पूरा कर लिया था। किसान आंदोलनों में हम दो भाग पढ़ते हैं, एक जो किसान आंदोलन हुए हैं उनको, और दूसरा जनजातीय किसान आंदोलन हुए हैं उनको। तो जनजातीय किसान आंदोलन वाला जो पार्ट था हमारा, वो बाकी बचा हुआ था। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में प्रमुख जनजातीय किसान आंदोलन। राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलनों की बात करें तो जनजातीय किसान आंदोलन मुख्यतः दो जनजातियों द्वारा किए गए थे। एक जो आंदोलन हुए थे वो मीणा जनजाति द्वारा किया गया था, जबकि एक जो आंदोलन हुए थे दूसरे भाग में वो हुए थे भील जनजाति द्वारा। मीणा जनजाति द्वारा हालांकि दो कानूनों के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, छोटा सा ही है, उस पर चर्चा भी करेंगे अभी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट भाग है जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और बनने की आगे भी संभावना रहेगी, वो है भील जनजाति के किसान आंदोलन। भील जनजाति के किसान आंदोलन जो है वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक है हमारा भगत आंदोलन, जिसे भील आंदोलन भी बोला जाता है, जिसका नेतृत्व किया था गुरु गोविंद गिरी ने। जबकि एक आंदोलन है वो है एकी आंदोलन या भूमट आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत जी ने। तो भील आंदोलन दो आंदोलन है, जबकि मीणा जनजाति का आंदोलन केवल एक ही आंदोलन है। जो एक तो था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924, इसके विरुद्ध किया गया था, और एक था जराइम पेशा कानून 1930। इन दोनों के विरुद्ध मीणा जनजाति का आंदोलन हुआ था। मीणा जनजाति का आंदोलन जो है वो अभी तक हालांकि 2-4 एग्जाम में पूछा है, क्योंकि जराइम पेशा कानून के अंतर्गत क्या था कि एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसके अंतर्गत मीणा जनजाति के पुरुष, महिला तथा बच्चों को प्रतिदिन शाम के समय नजदीकी थाने में अपनी हाजिरी देनी होती थी। क्योंकि इन जनजातियों को पहले क्या माना जाता था कि ये ऐसी जनजातियां हैं जो अधिक क्या करती हैं, चोरियां करती हैं। तो किसी भी क्षेत्र में चोरियां रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया, सरकार द्वारा जराइम पेशा कानून बनाया गया और कहा गया कि इस कानून के तहत जिस क्षेत्र में मतलब थाने का जो क्षेत्र है उसमें जितनी भी मीणा जनजाति निवास करती है उन सभी को शाम के समय कहाँ देना पड़ेगी, थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। तो इसके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। देखिए, इस तरह के आंदोलन जो है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि किसी भी वर्तमान में सभी जातियों के विरुद्ध इस तरह की बातें लिखना या बतलाना उचित भी नहीं है, और एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि इस तरह की बातें किसी जनजाति के विरुद्ध एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछी जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना थोड़ा कम होता है, ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं भील जनजाति के आंदोलनों से। तो पहले हम चर्चा कर लेंगे भील जनजाति के आंदोलन, उसके बाद में चर्चा कर लेंगे 2-4 बिंदुओं के ऊपर मीणा जनजाति के आंदोलन के ऊपर, ठीक है ना। देखिए, यहाँ हालांकि मैंने एक डायग्राम बनाया है राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक जो है वो है भील जनजाति के आंदोलन, जबकि दूसरा है मीणा जनजाति के आंदोलन। भील जनजाति के जो है वो दो आंदोलन हुए हैं, एक हुआ है भगत आंदोलन, जबकि एक हुआ है एकी या भूमट आंदोलन। सॉरी, भगत आंदोलन की बात करें तो भगत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किया था गोविंद गिरी ने। किसने? गोविंद गिरी ने इसका नेतृत्व किया था। जबकि एकी अथवा भूमट आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो नेतृत्व किया था मोतीलाल जी तेजावत। मोतीलाल तेजावत, इसने इनका एक या भूमट आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो पहले हम पढ़ते हैं भगत आंदोलन। भील जनजाति के आंदोलन के अंतर्गत पहला आंदोलन हम ले रहे हैं भगत आंदोलन, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, ये आपको लिखना है तो इस तरह से लिख लीजिए, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, उनको दो भागों में बांट दीजिए, भील जनजाति के आंदोलन, मीणा जनजाति के आंदोलन, और भील जनजाति के आंदोलनों को भी फिर दो भागों में बांट दीजिए, भगत आंदोलन और एक या भूमट आंदोलन। भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी ने किया था, जबकि एक ही अथवा भूमट आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत जी ने। बना लीजिए इसको, उसके बाद में एक एक से चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 डाल लीजिए आप, भगत आंदोलन, हेडिंग बना लीजिए भगत आंदोलन।
भगत आंदोलन। भगत आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वह नेतृत्व अभी हालांकि लिखा था मैंने, किसने? गुरु गोविंद गिरी। देखिए, अगर गोविंद के आगे गुरु लगा हो, केवल गुरु गोविंद हो, तो वो सिखों के धर्म गुरु का नाम आता है गुरु गोविंद। मतलब कि गोविंद और उसके बाद में गिरी लगा हो तो ये है भगत आंदोलन से संबंधित, जिनका संबंध है भील जनजाति के आंदोलनों से। गोविंद गिरी जी की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो बांदसा या बेडसा गांव आता है, बेडसा या कहीं कहीं नाम मिलता है, वो मिलता है बांदसा गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। और जन्म जो हुआ था वो जन्म हुआ था एक बंजारा परिवार में। इनका जन्म किस में हुआ था? एक बंजारा परिवार में। बेदसा या बांदसा गांव डूंगरपुर में बंजारा परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बात करें इनके गुरु, पहले इनके शिष्य की बात कर लेते हैं। गोविंद गिरी के शिष्य का नाम था, शिष्य थे इनके सुरजी भगत। जबकि इनके गुरु थे, गोविंद गिरी के भी गुरु का नाम था, गुरु था राजगिरी। राजगिरी जो थे वह कोटा बूंदी अखाड़े के महंत थे। ये कोटा बूंदी अखाड़े के महंत थे। अखाड़े के कौन थे? ये महंत थे। राजगिरी कौन थे? कोटा बूंदी अखाड़े के महंत थे। इन्होंने प्रमुख आंदोलन जो चलाए, इनके प्रमुख आंदोलन तो प्रमुख आंदोलन जो इन्होंने चलाए, एक तो इन्होंने भगत पंथ चलाया, एक धुनी पंथ और एक इन्होंने माला पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? माला पंथ। इन पंथों का इन्होंने क्या किया था? प्रवर्तन किया था। भगत पंथ का, दुड़ी पंथ का और माला पंथ का इन्होंने प्रवर्तन किया था। एक इन्होंने सभा की स्थापना की थी, सभा। भगत आंदोलन का स्थापना रखना, इन्होंने 1911 में भगत आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है ना। इन्होंने एक सभा रखी थी, उस सभा का नाम था संप सभा। इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। संप सभा की जो स्थापना हुई थी वो इसकी स्थापना हुई थी 1883 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुई थी। और संप का जो अर्थ है वो होता है भाईचारा, अभी लिखा देंगे। स्थापना के बाद में इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, संप सभा का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वह अधिवेशन हुआ था 20 वर्ष बाद, 1903 ईस्वी में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। गोविंद गिरी जी की बात करें तो गोविंद गिरी जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कहने पर ही इन्होंने संप सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। तो लिख लीजिए, नोट करके एक बात लिखा लो। गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित थे। इन्हीं के कहने पर इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी।
संप सभा की स्थापना की थी। ठीक है ना, किसके कहने पर? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के। संप सभा का शाब्दिक अर्थ इधर लिख देता हूं। संप का शाब्दिक अर्थ, संप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है, शाब्दिक अर्थ होता है भाईचारा। संप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाईचारा। ठीक है ना, संप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाईचारा। गोविंद गिरी जी की बात करें तो इन्होंने भीलों में एक तो क्या है, भीलों में जन जागृति लाने का इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, भीलों को जन जागृत करने का। इसलिए भील इन्हें प्यार से क्या कह लेते? भील इन्हें प्यार से बाबसा कह लेते। एक तो इन्हें भीलों का क्या कहा जाता है, इधर लिख देता हूं। गोविंद गिरी को भील लोग प्यार से क्या कहते थे? बाबसा। भील लोग जो है गोविंद गिरी को क्या कहते थे? बाबसा नहीं, बाबजी। प्यार से क्या कहते थे? बाबजी और गुरुजी। बाबजी कहते थे और गुरुजी कहते थे। और भील जनजागृति कार्य करने के कारण गोविंद गिरी को भीलों का क्या कहा जाता है? मसीहा भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए, गोविंद गिरी को भील लोग प्यार से बाबजी कहते थे। बाबजी कहते थे, बाबजी कहते थे। और बाबजी और एक शब्द था और था बाबजी तथा गुरुजी कहते थे। बाबजी तथा गुरुजी कहते थे। बाबजी कहते थे और क्या कहते थे? गुरुजी। इन्हें गोविंद गिरी ने भील लोगों में जन जागृति लाने का कार्य किया। इन्होंने शराब ना पीने का इन्हें कस्में दिलाई और जितनी भी कुरीतियाँ चलती थी उन कुरीतियों को ना अपनाने का इन्होंने क्या किया? आग्रह किया। पढ़ाई लिखाई की और इन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी इन्होंने भीलों से क्या है? उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए गोविंद गिरी को भीलों का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। तो लिख लीजिए, गोविंद गिरी को भीलों का मसीहा कहा जाता है। गोविंद गिरी को भीलों का मसीहा कहा जाता है। भीलों का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। जब भीलों में अधिक जनजागृति होने लगी तो अंग्रेज जो है वो क्या करने लगे? अंग्रेज घबराने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि भील लोग अधिक जागृत होकर ऐसा ना हो कि जो इनकी रियासती सेना है आदि जो कार्य जो करते हैं भील लोग उनको करना छोड़ दें और उल्टा अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने लगे। तो ऐसा ना हो इसलिए भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने एक बटालियन की स्थापना की, मेवाड़ भील कोर के नाम से, MBC जिसे बोला जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1841 में, जिसका मुख्यालय रखा गया था खैरवाड़ा उदयपुर में, MBC के नाम से। जिसके प्रथम जो कमांडर रहे थे वो रहे थे JC ब्रुक। कौन रहे थे? JC ब्रुक। तो भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने एक बटालियन की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर क्या करती थी? कहीं भी अगर भीलों की सभा हो रही है तो उस सभा के पास जाती और वहां पर क्या कर देती? गोलीबारी कर देती थी। इसी का एक परिणाम था जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था। उसी का परिणाम था मानगढ़ हत्याकांड। वहां पर भी MBC ने ऐसा ही कार्य किया था। मानगढ़ में क्या चल रहा था? 17 नवंबर 1913 को भीलों की सभा हो रही थी। उस सभा पर मेजर सट्टन के नेतृत्व में गोलीबारी की गई, जहां पर लगभग 1500 से अधिक भील क्या हो गए? शहीद हो गए थे। इन सभी घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी हेडिंग डाल लो। हेडिंग का नाम है मेवाड़ भील कोर, MBC, है ना? मेवाड़ भील कोर। आंदोलन के कारण वगैरह अभी लिखा देंगे, अभी आंदोलन स्टार्ट हुआ नहीं है। मेवाड़ भील कोर इधर लिख देता हूँ, इधर जगह आ जाएगी, आपका एक पेज कंप्लीट हो जाएगा। मेवाड़ भील कोर छोटी सी
मेवाड़ भीलपुर MBC। स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1841 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय रखा गया था खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा वर्तमान में कहाँ पर है? उदयपुर में। खेरवाड़ा UDP लिख देता हूँ, UDP का मतलब है उदयपुर। और इसके प्रथम जो कमांडर थे JC ब्रुक। और भीलों में डाकन प्रथा चलती थी। उस डाकन प्रथा पर रोक लगाने का कार्य भी किसने किया था? MBC के कमांडर JC ब्रुक ने ही किया था। किसने किया था? MBC के कमांडर JC ब्रुक ने। और मेवाड़ भील कोर का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भीलों पर नियंत्रण स्थापित करना। उद्देश्य क्या था? भीलों पर नियंत्रण स्थापित करना। तो मेवाड़ भील कोर की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। देखिए भील के लोग क्या थे? पहले रियासत में, मतलब राजाओं के अधीन जो सेना होती थी उस सेना में कार्य करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उस सेनाओं को भंग कर दिया। रियासती सेना भीलों की जो थी उनको भंग कर दिया और उनकी भर्ती किस में करने लगे? मेवाड़ भील कोर में करने लगे, जिसका विरोध हालांकि भीलों ने किया था। और आंदोलन का एक प्रमुख कारण भी रहा था रियासती सेनाओं का भंग होना। गोविंद गिरी जी ने मेवाड़ सरकार से भीलों की मांगों के लिए एक 33 सूत्री मांग पत्र रखा था, जिसे गुरुजी का पत्र कहा जाता है। और उसमें प्रमुख जो मांगे थी वो यही थी कि एक तो क्या है, बोलाई जो कर है। बोलाई क्या होता था? राजमार्ग कर होता था। मतलब किसी गांव के निकट से अगर कोई व्यापारी निकल रहा है, उस व्यापारी से भील लोग जो है वो रास्ता निकलने के लिए जो जा रहे हैं, तो तभी रास्ता निकलने देंगे जब उसको क्या दिया जाएगा? कर दिया जाएगा। तो उसे बोला जाता था बोलाई कर। तो बोलाई कर समाप्त कर दिया गया था भीलों का लॉ। और दूसरा रखवाली कर समाप्त कर दिया गया था। मतलब रखवाली कर क्या होता था कि अगर कोई व्यवसायी रात्रि विश्राम करता है, किसी भी भील जनजाति के लोगों के गांव के आसपास रात्रि विश्राम करता है, तो भील लोग उस व्यवसायी के माल की क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। बदले में उस व्यवसायी से क्या लेंगे? कर राशि लेंगे। इसे बोला जाता था रखवाली कर। जबकि बोलाई कर जो होता था वो होता था हमारा राजमार्ग कर। तो इनको भी समाप्त कर दिया था। दूसरी, रियासती सेनाएं जो है वो भंग कर दी गई थी। तीसरा जो कारण था वो था महुआ से भील लोग एक शराब बनाते थे, जिसे सोमरस वो बोलते थे। महुआ से बनी शराब जो है वो अंग्रेजों ने क्या कर दी थी? प्रतिबंधित कर दी थी। तो तीसरा कारण ये भी था। और चौथा जो कारण था वो था वन संपदा के जो अधिकार थे भील लोगों से छीन लिए गए थे। मतलब भील लोग क्या करते थे? वन संपदा पर ही निर्भर रहते थे। वनों से जो भी उपज पैदा होती थी उस उपज को बेच करके या उससे जो कुछ भी खाद्य सामग्री प्राप्त करते थे उसको खाकर ही अपना गुजारा करते थे। लेकिन वन संपदा पर सारे के सारे अधिकार किसने कर लिए थे? अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिए थे। इसलिए भीलों को वन संपदाओं के अधिकारों से बेदखल कर दिया गया था। तो आंदोलन का ये एक भी प्रमुख कारण ये था। तो ये 4 प्रमुख कारण रहे थे आंदोलन के। तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, आंदोलनों के प्रमुख कारण, है ना? आंदोलन के प्रमुख कारण, छोटी सी हेडिंग डालो, आंदोलन के प्रमुख कारण। प्रमुख कारण। आंदोलन के प्रमुख कारणों में पहला कारण है वो है रियासती सेनाओं का भंग होना। रियासती सेनाओं का भंग होना। रियासती सेनाओं का भंग होना। दूसरा कारण है बोलाई, जिसे राजमार्ग कर भी बोला जाता था। बोलाई कर, पुस्तक में लिख लो राजमार्ग कर। एवं रखवाली कर समाप्त करना।
करना, ये भी एक कारण था कि भीलों जो बोलाई कर वसूलते थे उस कर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तीसरा, महुआ से बनी शराब प्रतिबंधित करना, महुआ से बनी शराब प्रतिबंधित करना। और एक इम्पोर्टेंट जो कारण था वो था वन संपदा के अधिकार, वन संपदा के अधिकार, वन संपदा के अधिकार। तो इन अधिकारों के विरुद्ध, हालांकि इस तरह से ये मैंने 4 मांगे लिखाई है, इस तरह से कुल भीलों की 33 मांगे थी जो गोविंदगिरी ने मेवाड़ सरकार के अधीन रखी थी, जिसे क्या बोला जाता था, गुरुजी का पत्र बोला जाता था। तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, इधर लिख लो, नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको। गोविंदगिरी ने मेवाड़ सरकार के अधीन, मेवाड़ सरकार के समक्ष अपनी 33 मांगे रखी, जिन्हें गुरुजी का पत्र कहा जाता है, जिन्हें गुरुजी का पत्र कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, गुरुजी का पत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख इनकी मांगे थी, लेकिन इनकी मांगों को क्या है, नहीं मानती है मेवाड़ सरकार, इनकी मांगों को मानने से इनकार कर देती है। तो उसके बाद में सभी भील जो है वो मानगढ़ नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं, जहां मेजर सट्टन के नेतृत्व में, देखिए कहीं कहीं आपको कर्नल लिखा हुआ मिल सकता है और कई बुकों में आपको मेजर भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। मेजर सट्टन के नेतृत्व में गोलीबारी की जाती है, जिसमें लगभग 1500 भील जो है वो शहीद हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने 1913 में, हालांकि महात्मा गांधी नहीं आए थे, तो महात्मा गांधी ने इस घटना के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान को महात्मा गांधी जो है वो 1919 में आते हैं, इसलिए बाकी जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं के बारे में महात्मा गांधी ने या तो अपने समाचार पत्रों में कुछ न कुछ प्रकाशित किया था, या कुछ घटना के शब्द के रूप में कुछ न कुछ बोला था। यहाँ अब महात्मा गांधी 1913 में राजनीति में सक्रिय नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने इस घटना के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता है। महात्मा गांधी कथन की बात करें तो 1912 में गहलोत सरकार ने यहाँ पर क्या बनाया था, शताब्दी वर्ष बनाया था। 1912 में गहलोत सरकार ने यहाँ पर मानगढ़ धाम में शताब्दी वर्ष भी बनाया था। और अभी अभी मोदी जी भी 2022 में आए थे यहाँ पर मानगढ़ धाम में, तो इस तरह से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। बाद में फिर गोविंदगिरी की बात करें तो गोविंदगिरी ने अपने जो भीलों पर जनजागृति का कार्य था, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये जेल से छूटकर आते हैं तो जनजागृति का जो कार्य कर रहे थे उस कार्य को ये त्याग देते हैं, और अपने जो अंतिम दिन है वह अहिंसात्मक रूप से किसी अन्यत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र से हटकर किसी अन्यत्र स्थल पर रह करके बिताते हैं। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना चाहो तो मैं हट जाता हूँ, लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए आप, मानगढ़ हत्याकांड, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। छोटी सी हेडिंग है वो बची हुई है इसमें, मानगढ़ हत्याकांड। गोविंदगिरी ने मेवाड़ सरकार के समक्ष अपनी जो 33 मांगे रखी थी ना, वह गुरुजी का पत्र जो कहा जाता है वो 1910 में रखी थी। डेट भी लिखना चाहो तो लिख लेना, 1910 में ये मेवाड़ सरकार के समक्ष मांगे रखी थी। और 1911 में जब ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 1911 में फिर अपने भगत पंथ को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। भगत पंथ में जो लोग शामिल थे उनको ये एकत्रित करते हैं और 1913 में फिर ये आंदोलन करते हैं, जिसका नाम था मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़
हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड। ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913। स्थान कहाँ है? अंबादरा पहाड़ी, मानगढ़ धाम, डूंगरपुर। अंबादरा पहाड़ी, अंबादरा पहाड़ी, मानगढ़, डूंगरपुर। डूंगरपुर। होता क्या है, यहाँ पर भीलों की सभा पर, भीलों की सभा पर मेजर सट्टन के नेतृत्व में गोलीबारी, मेजर सट्टन के नेतृत्व में गोलीबारी, गोलीबारी। और इस गोलीबारी में 1500 भील शहीद, 1500 भील क्या होते हैं? शहीद होते हैं। तथा गोविंदगिरी और पूंजाधीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गोविंदगिरी तथा पूंजाधीर। एक नाम आता है पूंजा भील। पूंजा भील का जो नाम आता है वो महाराणा प्रताप से संबंधित है, जबकि ये पूंजाधीर है। गोविंदगिरी तथा पूंजाधीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह 1913 में ही आंदोलन क्या होती है? समाप्ति हो जाती है। जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं, इस तरह 1913 में आंदोलन समाप्त हो जाता है, आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। 1913 में ये आंदोलन क्या होता है, जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर 1913 में ही ये आंदोलन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो नोट करके एक बात लिख लीजिए कि मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, नोट ला के लिख लो। इस हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। और बात करें, गोविंदगिरी जब छूटकर आ जाते हैं जेल से, तो जेल से छूटने के बाद यह अंतिम जो अपने दिन है वो कंबोई नामक स्थान पर, गुजरात में पड़ता है, कंबोई नामक स्थान पर अपने अंतिम दिन बिताते हैं। तो लिख लीजिए, गोविंदगिरी अपने अंतिम दिन कंबोई गुजरात में पड़ता है, कंबोई नामक स्थान पर बिताते हैं, और बात करें वर्ष 2012 की, तो वर्ष 2012 में गहलोत सरकार ने मानगढ़ धाम पर शताब्दी वर्ष मनाया था। और प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मानगढ़ धाम मेला भी लगता है। तो लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ पर मेला भरता है, वर्ष 2012 में
वर्ष 2012 में गहलोत सरकार ने मानगढ़ शताब्दी वर्ष मनाया था। मानगढ़ शताब्दी वर्ष मनाया था। मानगढ़ शताब्दी वर्ष गहलोत सरकार ने कब मनाया था? वर्ष 2012 में। तो ये एक आंदोलन था, भील आंदोलन का एक आंदोलन, भगत आंदोलन जिसे बोला जाता है। दूसरा आंदोलन है जो मोतीलाल तेजावत जी ने चलाया था, जिसका नाम है एकिया भूमट आंदोलन। उस पर भी चर्चा करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दूसरे आंदोलन पर जो भील जनजाति का दूसरा आंदोलन है उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। चलिए, लिख लिया होगा। ये एक आंदोलन रहा हमारा, कौन सा? भगत आंदोलन। अब बात करते हैं एकिया भूमट आंदोलन। एकिया भूमट आंदोलन की बात करें तो एकिया भूमट आंदोलन की जो शुरुआत होती है वह शुरुआत लगभग 1917 में हो जाती है। लेकिन 1917 में यह आंदोलन जो है वो नेतृत्वहीन रहता है, मतलब 1917 में इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था, इसलिए यह आंदोलन इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। बाद में 1921 में इस आंदोलन से फिर मोतीलाल तेजावत जी जुड़ जाते हैं। मोतीलाल तेजावत जी जो है वो 1921 में जुड़ते हैं। इनके बारे में बात करें तो मोतीलाल तेजावत जी का जन्म जो है वो कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ था, ओसवाल बनिया परिवार में हुआ था। और यह उदयपुर में ही एक ठिकाना है झाडोल ठिकाने के एक कामदार थे। कौन? मोतीलाल तेजावत जी। 1921 में मोतीलाल तेजावत जी जो है वो रासमी गांव चित्तौड़गढ़ से इस आंदोलन की क्या करते हैं? पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और मोतीलाल तेजावत जी है मेवाड़ सरकार से अपनी 18 मांगे मेवाड़ सरकार के सामने रखते हैं, जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इन 18 मांगों को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इन 18 मांगों में से 3 मांग जो है वो नहीं मानी जाती हैं। एक कौन सी मांग थी? बेगार। एक जो मांग थी वो तो कौन सी थी? बेगार। आंदोलन का नाम है एकिया भूमट आंदोलन। एकिया भूमट आंदोलन। एक जो मांग थी वो तो बेगार मांग थी, जबकि एक मांग थी वो थी वन संपदा पर अधिकार, और एक मांग थी वो थी सुगर मारने का अधिकार। ये 3 मांग जो है वो मेवाड़ सरकार नहीं मानती है। बाकी 21 मांगों में से 18 मांग जो है वो मेवाड़ सरकार मान लेती है। ये जब 3 मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर मोतीलाल तेजावत जी जो है उदयपुर में एक मंदिर है जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर उग्र आंदोलन की क्या करते हैं? चेतावनी देते हैं। हालांकि महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया नामक समाचार पत्र से आग्रह करते हैं कि आप कोई भी आंदोलन जो कर रहे हैं वो अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन को हिंसात्मक नहीं बनाएं। लेकिन फिर भी मोतीलाल तेजावत जी है वो उग्र आंदोलन की क्या कर देते हैं? चेतावनी दे देते हैं। तो उसके बाद में छोटी छोटी फिर क्या होती हैं? घटनाएं होती हैं, जिसमें से निम्ना कांड, रोहिड़ा कांड आदि 2-3 घटनाएं होती हैं। और रोहिड़ा कांड जो है वो इस आंदोलन की अंतिम घटना रहती है। तो चर्चा करते हैं इंडियन लो एकिया भूमट आंदोलन। बात करें एकिया भूमट आंदोलन की तो 1917 में शुरुआत होती है, लेकिन 1917 में ही आंदोलन कैसा रहता है? नेतृत्वहीन। तो लिखिए, शुरुआत 1917, लेकिन नेतृत्वहीन। फिर 1921 में मोतीलाल तेजावत जी आंदोलन से जुड़ते हैं। 1921 में मोतीलाल तेजावत आंदोलन से जुड़ते हैं। और रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ना। रासमी गांव चित्तौड़गढ़ से वैशाख पूर्णिमा के दिन आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आंदोलन की
शुरुआत करते हैं। आंदोलन क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। मोतीलाल तेजावत जी के बारे में बात करें तो 2-3 बातें इनके बारे में लिख लो। मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत जी का जो जन्म है वह जन्म कोल्यारी गांव उदयपुर में ओसवाल बनिया परिवार में हुआ था। ओसवाल बनिया परिवार में हुआ था। ओसवाल बनिया परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और यह झाडोल ठिकाने के कामदार थे। यह झाडोल ठिकाने के कामदार थे। ठीक है ना। आंदोलन से जब 1921 में मोतीलाल तेजावत जी जुड़ जाते हैं तो सबसे पहले अपनी 21 सूत्री मांग जो है, जैसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, वह मेवाड़ सरकार के अधीन रखते हैं। तो लिखिए, तेजावत जी एक मेवाड़ सरकार के समक्ष, मेवाड़ सरकार के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र रखते हैं। 21 सूत्री मांग पत्र रखते हैं जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। 21 सूत्री मांग पत्रों को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की। इन 21 सूत्री मांगों में से 18 जो मांगे हैं वह मेवाड़ सरकार मांग लेती है। इनमें से 18 मांगे मेवाड़ सरकार, 18 मांगे मेवाड़ सरकार मान लेती है। मान लेती है, जबकि 3 मांगे जो है वो नहीं मानती है। वो 3 मांगे कौन कौन सी थी? 3 जो मांगे हैं वो नहीं मानती हैं। लिख लो, 3 मांगे थी। एक तो बेगार, दूसरी वन संपदा का अधिकार, वन संपदा का अधिकार, और एक थी सुअर मारने का अधिकार। सुअर मारने का अधिकार। ये 3 जो मांगे हैं वह मेवाड़ सरकार नहीं मानती है। तो इनके आगे लिख लो, ये 3 मांगे मेवाड़ सरकार नहीं मानती है। मेवाड़ सरकार नहीं मानती है। जब ये 3 मांगे नहीं मानी जाती है तो मोतीलाल तेजावत जो है वो जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है, उसकी सीढ़ियों पर खड़े होकर उग्र आंदोलन की क्या देते हैं? चेतावनी देते हैं। तो लिखिए, उपरोक्त 3 मांगे नहीं माने जाने पर, लिखिए, उपरोक्त 3 मांगे नहीं माने जाने पर मोतीलाल तेजावत जगदीश मंदिर उदयपुर में पड़ता है ना। जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर। जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर
उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। हालांकि महात्मा गांधी जो है वो यंग इंडिया नामक समाचार पत्र से आंदोलन को अहिंसात्मक बनाए रखने की क्या करते हैं, पुकार करते हैं। तो लिख लो महात्मा गांधी, यहीं पर लिख दो महात्मा गांधी। दिख रहा है क्या आपको? एक लाइन ही लिखनी है, फिर दूसरे पेज पर लिख लेंगे महात्मा गांधी अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में आंदोलन को हिंसात्मक न बनाने की पुकार करते हैं। लेकिन फिर भी ये आंदोलन जो है वो हिंसात्मक हो जाता है और कुछ छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जैसे कि निम्नाकांड होता है। निम्नाकांड में क्या होता है कि 6-7 मार्च 1921 को विजयनगर राज्य में निम्ना जो गांव था वहां पर एमबीसी द्वारा मेजर सट्टन के नेतृत्व में गोलीबारी की जाती है, जहां पर लगभग 1200 भील जो है वो शहीद हो जाते हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। 31 दिसंबर को भी एक बात होती है कि मेवाड़ सरकार लगभग 50 लोगों से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर क्या लगा देती है, पाबंदी लगा देती है। और मोतीलाल तेजावत जी के गिरफ्तारी में सहयोग करने पर 500 रुपये का क्या कर देती है, इनाम घोषित कर देती है। बाद में फिर 12 फरवरी 1922 को पथिक जी जो हैं वो किसानों से गोपेश्वर नामक स्थान पर क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। उसके बाद में ये घटनाएं होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं साफ कर देता हूँ, आगे लिख लीजिए। एकिया बहुमत आंदोलन ही चल रहा है हमारा। जब मोतीलाल तेजावत जी उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं तो फिर 31 दिसंबर को क्या होता है, मेवाड़ सरकार एक घोषणा करती है जिसमें कहती है कि मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया जाए तथा उनकी गिरफ्तारी में सहयोग करने वालों को 500 रुपये का क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो लिख लीजिए 31 दिसंबर 1921 को 31 दिसंबर 1921 को मेवाड़ सरकार एक तो क्या करती है, 50 लोगों से अधिक लोग एकत्रित होने पर पाबंदी लगा देती है। मेवाड़ सरकार 50 लोगों से अधिक एकत्रित होने पर पाबंदी लगा देती है। पाबंदी लगा देती है तथा तेजावत जी की गिरफ्तारी में सहयोग करने पर 500 रुपये का इनाम घोषित करती है। 500 रुपये का इनाम घोषित करती है। एक तो क्या करती है, 50 लोगों से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा देती है। दूसरा 500 रुपये का इनाम घोषित कर देती है मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी में। बाद में फिर एक कांड होता है जहां पर लोग एकत्रित होते हैं, निम्ना कांड।
एक छोटी सी घटना घटित होती है, नीमड़ा कांड। नीमड़ा कांड, नीमड़ा में क्या होता है, यहाँ पर नीमड़ा, नीम का नहीं, नीमड़ा, यहाँ पर ये होती है 5-6-7 मार्च 1921। यहाँ पर 50 से अधिक लोग एकत्रित हो जाते हैं। जब 50 से अधिक लोग एकत्रित हो जाते हैं, मतलब सभा कराई थी एक तरह से, भील जो लोग, तो लगभग 1200 भील से इसमें मारे जाते हैं। 50 से अधिक की संख्या हो गई। तो जब लोगों की सभा हो रही थी, इस सभा पर मेजर सट्टन के नेतृत्व में गोलीबारी की जाती है और इस गोलीबारी में लगभग 1200 भील शहीद होते हैं। लिखो, नीमड़ा कांड, ये कब हुआ था, 6-7 मार्च 1921। नीमड़ा जो था वह विजयनगर राज्य का नीमड़ा गांव था एक, यह विजयनगर राज्य का नीमड़ा गांव, नीमड़ा गांव। यहाँ किसानों की सभा हो रही थी, किसान भी भील किसान थे। किसानों की सभा पर मेजर सट्टन के नेतृत्व में, सभा पर मेजर सट्टन के नेतृत्व में एमबीसी द्वारा गोलीबारी, एमबीसी का मतलब है मेवाड़ भील कोर, एमबीसी द्वारा गोलीबारी की जाती है और इस गोलीबारी में लगभग 1200 भील क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। 1200 भील क्या होते हैं, इस गोलीबारी में शहीद हो जाते हैं। ये कौन सी घटना थी, यह दूसरी सबसे, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी घटना थी। एक तो घटना हमारी हुई थी मानगढ़ हत्याकांड, जिसमें लगभग 1200 भील शहीद हुए थे, 1500 भील शहीद हुए थे, जबकि दूसरी है नीमड़ा कांड, जिसमें लगभग 1200 भील शहीद हुए हैं। ठीक है ना। उसके बाद में फिर 12 फरवरी 1922 को गोपेश्वर नामक स्थान पर, इस घटना के बाद गोपेश्वर नामक स्थान पर विजय सिंह पथिक जी है भीलों से क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पर एक नोट करके लिख लो, 12 फरवरी 1922 को गोपेश्वर नामक स्थान उदयपुर में पड़ता है ना। 12 फरवरी 1922 को विजय सिंह पथिक गोपेश्वर नामक स्थान पर, गोपेश्वर नामक स्थान पर भीलों से मुलाकात करते हैं, भीलों से मुलाकात करते हैं। गोपेश्वर नामक स्थान पर विजय सिंह पथिक जो है 12 फरवरी 1922 को गोपेश्वर नामक स्थान पर भीलों से क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। और इस मुलाकात के बाद फिर एक घटना और घटित होती है जिसका नाम था स्यावा कांड। 12 अप्रैल 1922 को स्यावा गांव है सिरोही में, जहां पर भील और गरासिया जनजाति की क्या हो रही थी, सभा हो रही थी। तो एक छोटी सी हेडिंग नोट डालो, स्यावा कांड। स्यावा कांड, स्यावा कांड जो होता है वो होता है 12 अप्रैल 1922। स्यावा कांड क्या होता है, यहाँ पर भील और गरासिया जनजाति के किसानों की सभा हो रही थी। स्यावा कांड जो है वो कहाँ है, स्यावा नामक जो स्थान पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है सिरोही में। स्यावा गांव कहाँ पड़ता है, सिरोही। हाँ, यहाँ लिख लो जो भील तथा गरासिया लोगों की सभा, गरासिया लोगों की सभा, और इस सभा पर एमबीसी द्वारा क्या की जाती है, गोलीबारी, एमबीसी द्वारा गोलीबारी की जाती है। और इस गोलीबारी में 3 गरासिया किसान जो है वो शहीद हो जाते हैं। इस गोलीबारी में किसी के द्वारा नेतृत्व नहीं मिलता है, किसके द्वारा नेतृत्व में गोलीबारी हुई थी। यहाँ पर इस गोलीबारी में 3 गरासिया किसान शहीद हो जाते हैं।
शहीद हो जाते हैं। ठीक है ना। ये कांड कौन सा था? स्यावा कांड, जो हुआ था 12 अप्रैल 1922 को। इसमें 3 गरासिया किसान शहीद हो जाते हैं। ये किसका था? इसमें 2 थी, एक तो भील जनजाति थी जबकि गरासिया जाति थी, इसलिए ये केवल जनजाति का नहीं, इसमें जाति भी आती है, गरासिया। एक और कांड हुआ था रोहिड़ा कांड। रोहिड़ा कांड जो हुआ था 5-6 मई 1925 को बालेलिया भूला गांव का एक गांव है, रोहिड़ा गांव सिरोही में पड़ता है। यहाँ पर भी किसानों की सभा हो रही थी, जहाँ पर एमबीसी द्वारा गोलीबारी की जाती है। तो उसको अगले पेज पर लिख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, फिर रोहिड़ा कांड के बारे में एक बार और चर्चा करते हैं। ले लिया। अब एक और कांड डाल लो, रोहिड़ा कांड लास्ट है। इस कांड के बाद ही फिर महात्मा गांधी जो है वो मोतीलाल तेजावत जी को क्या करते हैं? समर्पण करने के लिए मणिलाल कोठारी जी को भेजते हैं। बाद में फिर खेड़ब्रह्मा नामक स्थान पर मोतीलाल तेजावत जी है महात्मा गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों के सामने खेड़ब्रह्मा गुजरात में क्या कर देते हैं? समर्पण कर देते हैं। बाद में फिर मेवाड़ सरकार की जो महेंद्र राज्य सभा है वह मोतीलाल तेजावत जी को क्या कर देती है? बरी कर देती है। तो एक लास्ट और डाल लो, एकिया भूमट आंदोलन के अंतर्गत तीसरा जो कांड हुआ था वो हुआ था रोहिड़ा कांड। रोहिड़ा कांड, रोहिड़ा कांड हुआ था 5-6 मई 1925। रोहिड़ा जो गांव पड़ता है वह सिरोही में पड़ता है। रोहिड़ा गांव कहाँ पड़ता है? सिरोही में। यहाँ पर क्या हो रही थी? किसानों की क्या हो रही थी? सभा हो रही थी, किसानों की सभा। किसानों की सभा जिस पर एमबीसी द्वारा गोलीबारी, एमबीसी द्वारा गोलीबारी। इस गोलीबारी में कहा जाता है, मेजर प्रिचार्ड के अनुसार कहा गया कि इसमें लगभग 50 किसान शहीद हुए हैं, जबकि 150 जो किसान हैं वो घायल हुए हैं। मेजर प्रिचार्ड के अनुसार, मेजर प्रिचार्ड के अनुसार 50 किसान शहीद, 50 किसान तो क्या हुए हैं? इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 150 जो किसान हैं वो क्या हुए थे? इसमें घायल हुए थे। ये इन्होंने किसका आंकड़ा? ये मेजर प्रिचार्ड के द्वारा दिया गया आंकड़ा है। इस कांड के पश्चात फिर भील जो है अपने आंदोलन को हिंसात्मक कर देते हैं और हाकिम और हुक्म नहीं का क्या देते हैं? नारा देते हैं। इस घटना के पश्चात, इस घटना के पश्चात भील आंदोलन को हिंसात्मक करते हैं, हिंसात्मक कर देते हैं तथा हाकिम और हुक्म नहीं, हाकिम और हुक्म नहीं तथा हाकिम और हुक्म नहीं का नारा देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस घटना के पश्चात भीलों ने हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया था? तो वो घटना कौन सी थी? रोहिड़ा कांड। जब ये हाकिम और हुक्म नहीं का नारा देते हैं और आंदोलन को उग्र कर देते हैं भील, तो फिर महात्मा गांधी जो है वो मणिलाल कोठारी को मोतीलाल तेजावत जी से मिलने हेतु भेजते हैं। मोतीलाल तेजावत जी मणिलाल कोठारी जी की मुलाकात के बाद 1929 में खेड़ब्रह्मा गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर अंग्रेजों के समक्ष क्या कर देते हैं? समर्पण कर देते हैं। बाद में फिर मेवाड़ की महेंद्र राज्य सभा जो है वो 1934 में मोतीलाल तेजावत जी को क्या कर देती है? बरी कर देती है। तो ये कुछ बातें और हैं, लिखो। महात्मा गांधी तेजावत जी से मुलाकात हेतु मणिलाल कोठारी को भेजते हैं। मणिलाल कोठारी को भेजते हैं। फिर महात्मा गांधी जी के कहने पर, महात्मा गांधी जी के कहने पर
कहने पर तेजावत जी 1929 में खेड़ ब्रह्मा, गुजरात में पड़ता है, खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर समर्पण कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। बाद में फिर 1936 में मेवाड़ की महेंद्र राज सभा जो है वो मोतीलाल तेजावत जी को बरी कर देती है। लिख लीजिए, 1936 में मेवाड़ की महेंद्र राज सभा मोतीलाल तेजावत को बरी कर देती है। मोतीलाल तेजावत को बरी कर देती है। बरी कर देती है। तो इस तरह से ये एक और आंदोलन था भीलों का, कौन सा, जिसका नाम था एकी या भूमट आंदोलन। तो दो आंदोलन थे भीलों के, एक तो था भगत आंदोलन जो गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया था, एक था एकी या भूमट आंदोलन जो किसके द्वारा चलाया गया था सॉरी, मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा चलाया गया था। भीलों के आंदोलन, एक छोटी सी 4-5 लाइन का एक आंदोलन और है मीणा जनजाति का आंदोलन, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि एक ही पूरा टॉपिक जो है वो एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चर्चा करते हैं मीणा जनजाति का किसान आंदोलन। हालांकि वह किसान आंदोलन नहीं था, ले लिया। अब हेडिंग डालो मीणा जनजाति आंदोलन। 4-5 लाइन में ही कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा इससे कुछ पूछा नहीं जाएगा और पूछने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि इससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना तो थोड़ा वह सांप्रदायिक क्वेश्चन बनता है, इसलिए ऐसी भावनाएं एग्जामों में नहीं पूछी जाती हैं। हेडिंग डालो मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति आंदोलन के बारे में बात करें तो इसके जो कारण थे वह दो कारण थे। दो कारण क्या थे? वह दो कारण थे, एक तो था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924, और एक था जराइम पेशा कानून 1930, जराइम पेशा कानून 1930। ये दो जो कानून थे, इन कानूनों के विरुद्ध ही हुआ था हमारा मीणा जनजाति का आंदोलन। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924 में कहा गया था कि जो मीणा जनजाति है वह कैसी जनजाति है? एक क्रिमिनल जनजाति है। कैसी जनजाति है? क्रिमिनल जनजाति। इस एक्ट के तहत मीणा जनजाति को क्रिमिनल जनजाति घोषित कर दिया गया था। बाद में फिर 1924 में इसको क्रिमिनल जनजाति क्यों घोषित किया गया था? वो घोषित किया गया था कि ऐसा माना जाता था कि मीणा जो लोग हैं वो अधिक क्या करते हैं? चोरियां करते हैं, इसलिए इनको क्रिमिनल जनजाति के रूप में ये कानून बना करके घोषित कर दिया गया था। और 1930 में जराइम पेशा कानून और लाया गया था। इस कानून में कहा गया था कि मीणा जनजाति के जितने भी महिला, पुरुष और लोग हैं उनको प्रत्येक दिन अपने नज़दीक थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। अपने नज़दीक थाने में स्वयं उपस्थित होकर के जाना पड़ेगा और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में साइन करना पड़ेगा। ये किस में कहा गया था? जराइम पेशा कानून के में कहा गया था। तो इन दोनों कानूनों के विरुद्ध ही मीणा जनजाति का आंदोलन हुआ था। तो 2-4 बातें हैं। 1952 में, हालांकि 1946 में तो क्या होता है, 1946 में जराइम पेशा कानून से महिलाओं को मुक्ति मिल जाती है, जबकि 1952 में आज़ादी के लगभग 5 साल बाद 1952 में इन दोनों कानूनों को समाप्त किया जाता है। ठीक है ना। तो 1933 में एक मीणाओं की सभा का गठन हुआ था, मीणा क्षत्रिय सभा। 1933 में मीणा क्षत्रिय सभा का गठन, 1936 में मीणा क्षत्रिय सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। 1944 में
एक सभा का मीणा जो है मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मीणा सुधार समिति का गठन होता है 1944 में। 1944 में राज्य स्तरीय मीणा सुधार समिति, मीणा सुधार समिति का गठन होता है और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे झाबरमल। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लक्ष्मीकांत झाबरवाल। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मीकांत झाबरवाल। लक्ष्मीकांत झाबरवाल, झाबरवाल या झारवाल भी नाम आता है। प्रथम अध्यक्ष थे 1944 में राज्य स्तरीय मीणा सुधार समिति के। 1944 में मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन होता है। किसका? मीणा सम्मेलन का। मीणा सम्मेलन का आयोजन 1944 में होता है, जिसमें मीणा जनजाति के लोगों को भाषण देते हैं कौन? मुनि मगन सागर। कहते हैं कि आप लोग जो है, आपकी जो उत्पत्ति हुई है वो कुछ हुई है। मीन पुराण में इन्होंने लिखा है कि मीन पुराण में कहा गया है कि मीणा लोगों की उत्पत्ति मीन से, मछली से हुई है और आपका जो वंश है वो इस तरह से इतना ऐसा वंश रहा था। इस तरह के कुछ शब्द बोले जिससे मीणा लोगों में क्या इन्होंने जोश भर दिया और इन्होंने वहाँ पर कस्में भी दिलाई थी कि आप ये क्रिमिनल जो कानून बनाए गए हैं उनमें आपको क्रिमिनल जनजाति घोषित किया गया है, इनके विरुद्ध आवाज़ उठाइए। तो ऐसा जो कहा था वो किसने कहा था? मुनि मगन सागर। तो लिख लीजिए 1944 में मुनि मगन सागर, मुनि मगन, सॉरी मगर नहीं है, मगन है, मुनि मगन सागर, ये मगर नहीं है, मगन, मगन सागर की अध्यक्षता में मीणा सीकर में, ये सम्मेलन कहाँ होता है? सीकर में। सीकर में मीणा सम्मेलन बुलाया जाता है। मीणा सम्मेलन बुलाया जाता है। देखिए सम्मेलन में क्या क्या चर्चा हुई, इन चर्चाओं को कभी नहीं पूछा जाएगा। आप तो केवल डेट याद रखना कि यह सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। सम्मेलन बुलाया जाता है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है ना, मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ था। 1946 में एक डेट और याद रखना, 1946 में महिलाओं को जरायम पेशा कानून से मुक्ति मिल जाती है। मतलब महिलाओं के थाने जाने पर, जो महिला थाने जाती थी उस पर क्या कर दी? रोक लगा दी। जरायम पेशा कानून से मुक्ति, कानून से मुक्ति। और फिर इसके लगभग 6 साल बाद 1952 में इन कानूनों को निरस्त कर दिया जाता है। 1952 में इन कानूनों को रद्द कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये छोटा सा आंदोलन था मीणा जनजाति आंदोलन। इनसे मैंने जो बातें लिखाई हैं, डेट लिखाई है, उन डेटों को याद रखना और मुनि मगन सागर को याद रखना। ठीक है ना, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 एक्ट याद रखना, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924 और जरायम पेशा कानून 1930। ठीक है ना, तो ये थे तुम्हारे जनजाति, राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन, जिसमें 2 आंदोलन भील जनजाति के जबकि 1 आंदोलन मीणा जनजाति का। ठीक है ना, हमने एक ही वीडियो बना करके सभी जनजाति आंदोलन को पढ़ लिया है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने व्हाट्सएप स्टेटस, जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उन पर आप इसका स्टेटस लगाना। आपके जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं उनमें इसकी लिंक को शेयर करना। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी हमारे चैनल पर बुलाइए और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने का आप आग्रह कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।